नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद कुमार अपने चैनल जीडीए एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हिंदी राजभाषा जो थी उसका संशोधन 3 भागों में किया गया था, जिसमें पहला था 21वां संविधान संशोधन 1967 और 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003 में, और उसमें किस प्रकार से कितनी कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी इसको भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये बताएंगे कि राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ और उस किसकी अध्यक्षता में हुआ, इसको भी मैं आपको बताएंगे। और तो आइए हम आपको बताएं कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ। 1955 ईस्वी में हुआ। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में हुआ और बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों, किसकी अध्यक्षता में हुआ? बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि बीजी खेर का पूरा नाम क्या था, तो ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो उनका नाम था बाला साहब गंगाधर खेर। बाला साहब गंगाधर खेर। बाला साहब गंगाधर खेर नाम था। इन्हीं की अध्यक्षता में दोस्तों प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ 1955 ईस्वी में। अब आ जाता है संसदीय राजभाषा समिति का गठन। संसदीय राजभाषा का गठन। संसदीय राजभाषा समिति का गठन। राजभाषा समिति का गठन। संसदीय राजभाषा समिति का गठन दोस्तों हुआ था 1957 ईस्वी में। इसका गठन, संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों कि गोविंद बल्लभ पंत। इसके अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, जिन्हें बीजी पंत के नाम से जाना जाता है। संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 ईस्वी में हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? इनके अध्यक्ष थे जी.बी. पंत। इनके अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. पंत। इनका पूरा नाम क्या है? गोविंद बल्लभ पंत। इनका पूरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत।
इनकी अध्यक्षता में दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। अब आ जाता है कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है और कहाँ कहाँ बोली जाती है, ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। और ये भी जो हमने 2 पॉइंट हमने लिखाया है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, 1955 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ, जिनका पूरा नाम बाला साहब गंगाधर खेर था। और संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ 1957 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे बीजी पंत मतलब गोविंद बल्लभ पंत। अब आ जाता है दोस्तों, आप हेडिंग डालिएगा कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है। इसको जो है कि अक्सर कभी कभी पूछ देता है कि हिंदी किस राज्य में बोली जाती है, उसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। एक ऑप्शन ऐसा रहेगा कि जो बोली जाती है, और 4 ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें नहीं बोली जाती, तो उसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। तो हम डालेंगे हेडिंग कि हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है, हिंदी कितने राज्यों में बोली जाती है। हिंदी दोस्तों 9 राज्यों में बोली जाती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारा दिल्ली, उसमें बोली जाती है। तो उन 9 राज्यों के हम नाम लिखेंगे, और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है उसमें भी बोली जाती है। तो हिंदी 9 राज्यों की भाषा है जिसमें हिंदी 9 राज्यों की भाषा है, और जिसमें नहीं होगा, और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में बोली जाती है। तो उन 9 राज्यों की हम यहाँ आपको नोट करा देंगे, उसको आप लोग ध्यान रखना। पहला तो है उत्तर प्रदेश। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, और तीसरा आ जाता है मध्य प्रदेश, और चौथा आ जाता है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और आ जाता है बिहार। 5वां आ जाता है बिहार, और छठा आ जाता है झारखंड। छठा आ जाता है झारखंड। उत्तर प्रदेश उत्तरांचल, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड, और आ जाता है हरियाणा, राजस्थान 7वें नंबर पर, राजस्थान, और 8वें नंबर पर आ जाता है हरियाणा, और 9वें पर आ जाता है हिमाचल प्रदेश। ये 9 राज्यों की भाषा है दोस्तों हमारी हिंदी।
पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पाँचवां बिहार, छठवां झारखंड, सातवां राजस्थान, आठवां हरियाणा और नौवां हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इतने राज्यों में जो है हिंदी भाषा बोली जाती है दोस्तों। और हिंदी का जो है कि अब हम आपको बताएंगे हिंदी किस अपभ्रंश से, कौन सी हिंदी की जो भाषाएं हैं वो किस किस अपभ्रंश से पैदा हुई। जो कुछ भाषाएं ऐसी हैं वो किस अपभ्रंश से अपभ्रंश में बोली जाती हैं, इसको हम पहले आपको लिखा देंगे, उसके बाद उसकी उपभाषाओं को हम लिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये बता दें कि अपभ्रंश होता क्या है। अपभ्रंश का मतलब है खंडित होना। खंडित होना जैसे किसी के स्वरूप को उसी स्वरूप को किसी दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना अपभ्रंश कहलाता है। उसी को अपभ्रंश कहते हैं। अपभ्रंश के जनक स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के जनक स्वयंभू हैं दोस्तों। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि पहला पॉइंट पूछा जाता है कि अपभ्रंश के जनक कौन हैं, तो हम इसको यहीं आपको लिखा देंगे कि अपभ्रंश के जनक कौन हैं, वो हैं स्वयंभू। स्वयंभू की एक रचना दोस्तों आती है पौंचर्यु, जो अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। और पौंचर्यु राम कथा पर आधारित है। तो ये आपको हिंदी साहित्य में मिलेगा, लेकिन यहाँ जो मुख्य बिंदु है उसको हम आपको बता दें कि अपभ्रंश के जनक, अपभ्रंश के जनक स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश के जनक स्वयंभू हैं। दोस्तों अपभ्रंश होता क्या है और एक कौन कौन सी भाषा किस अपभ्रंश में बोली जाती है, हम इसको आपको लिखा देते हैं। और ये चीज़ें अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं कि कौन भाषा किस अपभ्रंश में बोली जाती है। ये अक्सर टीजीटी, पीजीटी या जो है कि किसी भी परीक्षा में कहीं न कहीं ज़रूर पूछी जाती है। और इसको आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कि अपभ्रंश होता है सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सी बोलियां हैं, जैसे पश्चिमी कौन सी है, पश्चिमी। और आ जाता है आपका राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी। एक हो गया पश्चिमी, दूसरा हो गया राजस्थानी और तीसरा हो गया गुजराती। ये तीन भाषाएं जो हैं दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती हैं। एक होता है पश्चिमी, राजस्थानी और गुजराती। फिर आ जाता है अर्धमागधी, अर्धमागधी। इस अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों, इस अपभ्रंश के अंतर्गत आपको पूर्वी हिंदी बोली जाती है। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी बोली जाती है, पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी बोली जाती है। और आ जाता है आपका मागधी आ जाता है। मागधी के अंतर्गत, इस अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों आपको इस अपभ्रंश के अंतर्गत जो है कि
जैसे सौसैनी के अंतर्गत हमने बताया है कि इसमें पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी गुजराती, और अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी, और मागधी के अंतर्गत आ जाता है बिहारी और उड़िया, बांग्ला और एक आ जाता है असमिया। ये 4 भाषाएं बोली जाती हैं मागधी के अंतर्गत। और आ जाता है आपका जो है खस, एक अपभ्रंश है खस अपभ्रंश के अंतर्गत दोस्तों बोला जाता है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी बोला जाता है। और एक आ जाता है अपभ्रंश ब्राचट, इसमें सिर्फ पहाड़ी बोला जाता है, और ब्राचट आ जाता है। ब्राचट के अंतर्गत दोस्तों, ब्राचट के अंतर्गत बोला जाता है जो है पंजाबी और सिंधी। ब्राचट के अंतर्गत आता है पंजाबी और सिंधी। ब्राचट के अंदर पंजाबी और सिंधी बोला जाता है, ये ब्राचट के अंतर्गत आ जाता है। और एक आता है महाराष्ट्री, एक आता है महाराष्ट्री के अंतर्गत दोस्तों मराठी भाषा बोला जाता है। महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी भाषा बोला जाता है। और ये हुआ दोस्तों कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोली जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। जैसे सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी, गुजराती, ये तीनों सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत बोली जाती हैं। आता है अर्धमागधी, पूर्वी हिंदी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत बोला जाता है। और मागधी के अंतर्गत आ जाता है बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, ये आ जाता है। और खस के अंतर्गत पहाड़ी हिंदी बोला जाता है। और ब्राचट के अंतर्गत पंजाबी, सिंधी 2 भाषाएं आ जाती हैं। और महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, जो हमने ये बताया है आपको कि ये जो है सौरसैनी अपभ्रंश और अर्धमागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश और खस और ब्राचट और महाराष्ट्री, ये अपभ्रंश हैं दोस्तों। और इन्हीं अपभ्रंश से, जैसे सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती ये उत्पन्न हुई हैं। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी आती है। उसके बाद मागधी के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया बहुत तेज पूछी जाते हैं दोस्तों कि असमिया किस अपभ्रंश से पैदा हुई है, तो आप लगाएंगे मागधी। और आ जाता है खस जो है पहाड़ी में आ जाता है। फिर आ जाता है ब्राचट अपभ्रंश से पंजाबी और सिंधी, इन 2 भाषाओं का जो है उदय हुआ है। और महाराष्ट्री के अंतर्गत मराठी का उदय हुआ है। दोस्तों, मैंने इतना जो बताया है आपके बड़े ही काम की चीज़ है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़ते होंगे। और एक और आपसे बात है कहने की कि दोस्तों, हमारी वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दाबें, जिससे हमारी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और जो है कि हमारे जो है कि इस कार्य का उत्साहवर्धन आप लोगों के ही द्वारा होना है दोस्तों। इसलिए आप जितने जोश से हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही हमारा जोश बढ़ेगा।
धन्यवाद।